सो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डॉक्टर नितिन्स अकेडमी। तो आज की लेक्चर की शुरुआत जो है ये हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से करने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इस वक्त हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस, जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, बेसिक पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ जो फॉर्मूले आने वाले हैं ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी रिपीट होंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन के बारे में क्या होती है कंसंट्रेशन? तो अगर आप लोगों ने 9th क्लास में साइंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो 9th क्लास में एक चैप्टर आता था इज मैटर अराउंड अस प्योर। उस चैप्टर में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो चुका है ऑलरेडी। अब आप लोग ऑब्वियसली 12th में पढ़ रहे हो, 9th का इतना याद नहीं होगा, तो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी सॉल्यूशन के हमने बात करी थी दो कंपोनेंट्स की। हर एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसे हम बोलते थे सॉल्यूट और दूसरा जिसको हम क्या बोलते थे, सॉल्वेंट। दोनों में से अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? वैसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो दोनों ही हैं, पर एक कंपोनेंट उसमें से ऐसा है जो पूरी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन की। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास एक ग्लास में पानी है और एक जगह आपने क्या ले रखा है, शुगर ले रखी है, सॉल्ट ले रखा है और लेमन ले रखा है। ठीक है, अब आप बारी बारी से एक एक चीज़ें पानी के अंदर डालने लगो तो क्या होगा? क्या पानी का टेस्ट चेंज होगा? बिल्कुल टेस्ट चेंज होगा। शुगर डालने पे मीठा हो जाएगा, नमक डालने पे थोड़ा सॉल्टी हो जाएगा और वहीं नींबू डालने पे थोड़ा सा लेमनी, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा उसमें, है ना? क्या पानी का खुद का कोई टेस्ट था इससे पहले? नहीं था। वही चीज़ कह रहा हूँ मैं, सॉल्वेंट्स की प्रॉपर्टीज सॉल्यूट डिसाइड करते हैं, उनके कारण प्रॉपर्टी डिफर कर रही है। तो सॉल्यूट्स का अमाउंट पता करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? इसकी डेफिनेशन क्या होती है सिंपल वर्ड्स में? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर हम लोग मेनली देखने के आए हैं, क्या चीज पता करने आए हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते कैसे, मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के दो मेथड्स होते हैं। देयर आर टू मेथड्स, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो होता है इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। वन इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव मेथड एंड ऑब्वियसली सेकंड वन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्या डिफरेंस होता है दोनों टाइप के मेथड्स में? क्या होता है क्वालिटेटिव मेथड और क्या होता है क्वांटिटेटिव मेथड? तो पहले क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हैं। देखो, नाम से ही क्लियर है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी वर्ड में आपको डिफरेंस तो पता होगा। क्वालिटी मतलब ये होता है कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है कोई चीज़, है ना। क्वांटिटी मतलब जब हम उसके अमाउंट की बात करते हैं, कम या ज़्यादा है। क्वालिटेटिव मेथड्स वो मेथड होते हैं which does not give exact amount of solute in a solution। मतलब इन मेथड से आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि कितना, मतलब कितने क्वांटिटी में, या बोल सकते हैं क्वांटिटी वर्ड यूज करना गलत है, बट इससे ये पता चलेगा कि सॉल्यूट कितना हो सकता है, अंदाजा हम लगा सकते हैं कम है या ज्यादा है, पर आप ये नहीं बता पाओगे उससे कि एक्चुअल में सॉल्यूट उसके अंदर कितना है क्वांटिटी वाइज। तो इन्हें हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिवली दो तरीके से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कैसा सॉल्यूशन है।
वन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी पढ़े होंगे आप। वन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एंड अदर वन इज कॉल्ड द डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेशन डाइल्यूशन आप लोगों ने निश्चित तौर पर पहले पढ़ा होगा, भले याद नहीं होगा कोई बात नहीं, पर आपने पहले पढ़ा होगा। तो क्वालिटेटिवली वी कैन कॉल टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, वन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एंड अनदर वन इज कॉल्ड द डाइल्यूट। क्या होता है दोनों में, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम उनको बोलते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, आपने क्या ले रखा हो, सॉल्यूट ले रखा, मतलब सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत एक्सेस है, बहुत ज्यादा है, तो हम उनको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं गाढ़ा, गाढ़ापन, है ना, कंसंट्रेटेड। वहीं पर डाइल्यूट क्या होते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड मतलब ये होता है कि इसमें आपने सॉल्यूट बहुत ज्यादा ले रखा है एक गिवन सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास पानी है, अब उस एक ग्लास पानी के अंदर, जैसे गर्मियों का सीजन जब रहता है हम लोगों का, तो गर्मियों में हम रसना वगैरह पीते हैं बहुत ज्यादा, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि घर में जो रसना बन के मम्मी कई बार रख देती हैं, तो जब उनको पिलाने की बारी आती है हम बोलते हैं मम्मी रसना दे दो, तो क्या होता है बहुत कम डालती हैं ना कि खर्च ना हो जाए, आदत रहती है घर में, है ना। तो आपको क्या लगता है, फिर मजा नहीं आता पीने में, ये लगता है कि अरे फ्लेवर ही नहीं आ रहा, है ना। तो दैट इज मतलब इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बहुत कम रसना उसमें डाला है, मतलब हो सकता है आपने उसमें एक ढक्कन डाला हो बस, तो यहाँ पानी इतना सारा और आपने उसमें जो जूस डाला है वो इतना सा डाला है, मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट, इसमें बहुत ही कम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो आपको टेस्ट भी उतना नहीं आ रहा उसका। वहीं पर आप अगर बनाने गए चुपचाप चोरी छुपे, तो आप ज्यादा रसना डालोगे ताकि आपको फ्लेवर टेस्ट ज्यादा अच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, है ना। आपने देखा होगा कलर भी चेंज रहता है, ज्यादा डार्क रहता है कंसंट्रेटेड, और डाइल्यूट रहोगे पानी ज्यादा होगा तो लाइट कलर का रहता है। तो ये सिंपल सा तरीका है पता करने का कि क्वालिटी वाइज कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज these method gives exact amount of solute in a solution। ये वो मेथड है जिनसे हमको एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में पता चल जाता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस गिवन सॉल्यूशन के अंदर, कितने ग्राम में है, कितने मिलीलीटर में है, सब आइडिया आपको यहाँ हो जाए। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देता हूं, ये मेथड्स ही हमको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने। क्लियर हुई बात आपकी? अब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मैं उन सारे मेथड्स के आपको नाम बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम उनको एक एक करके देखते रहेंगे कि उनका क्या है मतलब, उनके फॉर्मूले क्या हैं, और फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहला आता है, इसको हम बोलते हैं मास परसेंट, मास परसेंट, या हम इसको और क्या बोलते हैं, वेट परसेंट, एक ही बात है, मास परसेंट या वेट परसेंट। तो सेकंड आता है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। फिर आता है इसके बाद हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट आता है इसके बाद ppm, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm। एक होता है ppb, ppb, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, अदरवाइज दे बोथ आर सेम टू सेम, पार्ट्स पर मिलियन और क्या बोला मैंने, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। फिर इसके बाद अब जो टर्म आ रही है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब तो है इंपॉर्टेंट पर वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यूज ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। देयर इज कॉल्ड टर्म कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है जीटा, ग्रीक लेटर जीटा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म आती है वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ी होंगी ये टर्म्स। मोलैरिटी, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। फिर नेक्स्ट इसके बाद आप बात करते हैं, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, स्मॉल m, मोलैरिटी, मोलैरिटी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा दो टर्म्स और हैं जो आपकी एनसीईआरटी में, मतलब इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, पर इनके बारे में आपको आगे पढ़ना है, तो हम एक ही जगह पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाएगा। नॉर्मैलिटी, कैपिटल M, ठीक है, और लास्ट फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी कैपिटल M। तो इतनी टर्म्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से एटलीस्ट यहाँ तक इतनी जो टर्म्स हैं ये आपकी बुक में आपको मिल जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। इनका भी जिक्र कहीं ना कहीं आगे है, तो एक ही जगह हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो गया? तो इतनी टर्म्स आप लोगों को ध्यान रखनी है, तो फटाफट से आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हो गया? कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब मैंने क्या बोला, इसमें से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो कौन सी है, मतलब हमारे लिए जो मेथड इम्पोर्टेंट है वो है क्वांटिटेटिव मेथड। दीज मेथड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? बिकॉज दे गिव्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जितने भी क्वांटिटेटिव मेथड्स आप लोगों ने अभी पढ़े थोड़ी देर पहले, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहले जिनको हम बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, नाम से ही क्लियर है, मतलब जिनको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, आप टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वन इज ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये आपको अपनी बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ। दो कैटेगरीज में हम इनको टर्म्स को डिवाइड करते हैं, टेम्परेचर पे जो डिपेंड नहीं करते और जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अभी डिवीजन कैसे किया है हम लोगों ने, किनको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोलते हैं, किसको टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलते हैं। तो देखो, जब आप लोग फॉर्मूले पढ़ लोगे इन सारे टर्म्स के, तो आपको ये चीज याद ही नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पर पहले ही देख रहे हैं हम, इसलिए मैं आपको बता दूं। देखो, जितनी भी वॉल्यूम टर्म्स है, मतलब जिनके फॉर्मूलों में वॉल्यूम है ही, ठीक है, वो सारे की सारी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कौन सी? वॉल्यूम टर्म्स, क्योंकि वॉल्यूम है जो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर वॉल्यूम में चेंज आता है। इसमें कौन सी टर्म्स आ जाएंगी? वो वाली जिनमें वॉल्यूम नहीं है या जिनमें सिर्फ मास है, वेट है। मास ऐसी चीज है जिसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो कौन कौन सी टर्म है जो इसमें आती है, कौन कौन सी टर्म है जो उसमें आती है। तो देखो, इसमें कौन कौन सी टर्म आती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर, मतलब जिनको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। पहली टर्म आएगी इसके अंदर मास परसेंटेज, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आती थी मास परसेंटेज के बाद? वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज तो नाम से ही क्लियर है, लिखा ही है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही करेगी, तो वो आती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्या आती थी? मास बाय वॉल्यूम, ये भी इसी में आएगी, मास बाय वॉल्यूम। नाम से ही क्लियर है, दोनों में वॉल्यूम आ रहा है, मास बाय वॉल्यूम। ये भी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। फिर क्या आती है इसके बाद? इसके बाद आती है दो टर्म्स, पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम और पीपीबी जो दोनों हैं, है ना, दोनों में ही आपका वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। अभी आप फॉर्मूले देखोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, पीपीएम और पीपीबी। नेक्स्ट फिर क्या था? फिर था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट टर्म है, इसमें भी वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्या आती है इसके बाद मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी। मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। तो फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, ये आपने 11th में भी पढ़ी होगी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। फिर आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इतने टर्म्स आपके सिलेबस में हैं जो आपको पढ़नी है, तो इनका ये डिवीजन है, ये आप लोग नोट कर लेना। 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। तो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? अच्छा, जो 2 और पढ़ी थी वो इसमें आ जाएंगी, चाहो तो याद कर सकते हो, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, देखेंगे अभी हम, थोड़ा बहुत ही फर्क है फॉर्मूले में, तो ये दोनों भी इसी में आते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर अब हम आएंगे फॉर्मूलों पे, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इन सारे फॉर्मूलोज को देख लेते हैं। हर एक टर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे और उनके फॉर्मूले के बारे में हम जिक्र कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है सबसे पहली टर्म क्या आती है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, जिसको हम वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, मास बाय मास भी बोलते हैं, वेट बाय वेट भी बोलते हैं। इसका ना सिंबल तो कुछ नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, मास बाय मास परसेंट, ऐसे लिखा अगर हो तो समझ जाना यही है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज है तो इंटू 100। समझ में आ गया? ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का। अच्छा, इसकी कोई यूनिट है क्या? फॉर्मूला है तो यूनिट भी पूछते हैं ना कई बार टर्म्स की। यूनिट बहुत सिंपल है, यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूले से ही यूनिट आ जाती है। जो जो चीजें लिखी हैं उनकी यूनिट यूज कर लो, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो यूनिट पूछी जाए आपसे, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, मास की यूनिट क्या यूज करोगे आप, ऐसा यूनिट केजी होती है। केमिस्ट्री में खैर हम लोग ग्राम व्राम ज्यादा प्रेफर करते हैं। दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगी, मतलब देयर इज नो यूनिट ना, ये कॉमन सेंस है, आप लोग को ध्यान रखना है, कोई यूनिट नहीं होती यहाँ पर इसकी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगली जो टर्म आती है ये है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम, इसको ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सेम जैसे ऊपर है, बस मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको सॉल्यूट की वॉल्यूम पता है और अगर आपको सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम पता है तो हम इस फॉर्मूले की मदद से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट उसके बाद टर्म आती है, ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं m बाय v, m बाय v, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वॉल्यूम भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों नाम इसके हम ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या होता है। तो मास बाय वॉल्यूम देखो क्या है ना, देखा जाए एक तरह से इन दोनों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है। कैसे है देखो, ऊपर में तो हम लेंगे सॉल्यूट का मास, ये ऐसा कैसा रहेगा, नीचे में बस आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तरफ लिया है मास, एक तरफ ली है वॉल्यूम, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है फॉर्मूले के तरीके से। तो ये होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता था ये था पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ppm। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये मास परसेंटेज की तरह ही रहता है इसका फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सेम।
बस क्या फर्क है यहाँ, देखो ये जो आप ऊपर की टर्म्स देख रहे हो ये सब परसेंटेज में से है, मतलब आउट ऑफ 100 है, 100 में से कितना परसेंटेज है ना। ये क्या लिखा है देखो, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन कितना होता है, मिलियन मींस 10 की पावर 6 है ना, 60। तो बस यहाँ 100 की जगह 10 की पावर 6 आपको यूज करना है। अच्छा, पीपीएम की जो यूज है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज में है। ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस मतलब क्या होता है, वेरी माइन्यूट, बहुत ही कम। सॉल्यूट तो वैसे भी कम होते हैं सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, पर बहुत ही कम क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको नगर निगम की जो सप्लाई आ रही है पानी की, उसमें इम्प्योरिटीज पता करनी हो, तो सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, या समुद्र के पानी में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन निकालनी हो, है ना, तो ऐसे केसेस जिसमें सॉल्वेंट बहुत अति में हो वहाँ हम पीपीएम का यूज करते हैं। और इसी के जैसा एक और टर्म भी है, लगे हाथों से भी देख लेते हैं, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ये भी सेम ही फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड इनटू क्या आएगा, खुद सोचो। मिलियन क्या होता है, 10 की पावर 6। बिलियन क्या होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, बिलियन क्या होता है, बिलियन, बिलियन इज 10 की पावर 9। क्लियर है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये इतने फॉर्मूले आप लोग तब तक के लिए नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इतने टर्म्स आपको पहले याद रखने हैं। आगे बढ़े, चलिए अगली टर्म पे आते हैं। आज हम लोग फॉर्मूले ही देखेंगे। मैं अभी लेक्चर्स थोड़े शॉर्ट रख रहा हूँ, शुरू के लेक्चर्स हैं तो थोड़े शॉर्ट ही सही हैं, ताकि आपको बोर भी ना लगे, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। फिर एक बार जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो लेक्चर्स थोड़े से लेंथी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, टाइम लगेगा, वीडियोस ज़्यादा लगेंगी। चलो अगली जो टर्म आती है इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सिंबल मैंने आपको बताया है, ग्रीक लेटर जीटा, या इसको कभी कभी काई, CHI भी बोलते हैं, इससे इसको डिनोट करते हैं। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, समझने की कोशिश करो। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, है ना, किसी चीज में से। जैसे आपके पास मान लो 2-3 चीजें हैं, है ना, आपके 3-4 टाइप की चीजें आपके पास मौजूद हैं, उसमें से एक एक का हिस्सा अगर आप निकालना चाहो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मटेरियल है, कोई सामान है जो कि आपको बांटना है सबको, है ना। अब किसी को आपने कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, तो वो हिस्से को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यूज करते हैं अक्सर नॉर्मल डेज, नॉर्मल लाइफ में चीजें 1/3, 1/4, है ना, 1/5 हिस्सा इसके पास गया, आधा, यही सब फ्रैक्शन कहलाता है। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles, the ratio of number of moles of one component, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the component. It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the component। मतलब किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ले लो, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, और उसका रेशियो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट है, A और B। अब किसी को भी आप सॉल्यूट मान लो, किसी को भी आप सॉल्वेंट मान लो, तो A सॉल्यूट है और मान लो B सॉल्वेंट है जैसे। तो आपसे पूछा गया कि बताओ भाई कि A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसमें से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखा है देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है, Na, उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट है, NaB है और NaB। ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला।
सिमिलरली आपको अगर बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो बी के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, जितने उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है। 3 कंपोनेंट है तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देंगे, है ना। हालांकि आपके सिलेबस में मैंने बोला था बाइनरी सॉल्यूशंस ज्यादा हैं 2 कंपोनेंट वाले। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे कि किसी भी 2 कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी 2 कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो ये सम आपका हमेशा 1 आना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये इक्वेशन है, इसको भी याद रखना है, इसका आगे यूज होगा। अच्छा, अभी तक जितनी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी उनकी कोई यूनिट नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज में वही सिचुएशन थी, वहां भी ऊपर ml नीचे ml कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मास बाय वॉल्यूम में दे सकते हैं यूनिट, उसकी यूनिट हो सकती है क्योंकि ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml आ सकती है। ppm ppb की कोई यूनिट नहीं है और इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। कैसे? इसकी कोई यूनिट कैसे नहीं है? देखो क्या है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जानते ही होंगे आप, नहीं पता है 11th पे नहीं पढ़े तो आप ये चीज जान लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, है ना। अब ऊपर भी मास नीचे भी मास, सब वैल्यूज आप यूज करोगे यहाँ पे तो इनका कोई यूनिट आएगी ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन भी यूनिटलेस होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगली टर्म आती है अब इसके बाद हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से इसे हम डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम होनी चाहिए लीटर्स, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स। तो ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं n अपॉन v। क्लियर है? तो ये मोलैरिटी होती है। अच्छा, इसकी यूनिट होती है मोलैरिटी की, निकाल लो फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल्स, मोल ही तो बोलते हैं उसे हम। और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट यहाँ पे लिए लीटर, यानी कि यूनिट क्या आ गई? सीधे सीधे मोल्स पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी कौन सी टर्म? मोलैरिटी की बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? चलिए, और एक और टर्म क्या थी? मोलैरिटी, स्मॉल m। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सेम है, नीचे बस देखो वॉल्यूम की जगह मास आ जाएगा, और किसका? सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, और ये होना चाहिए केजीज। ठीक है, ये होना चाहिए किलोग्राम, केजीज में। समझ में आया? ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। यूनिट की बात करें तो ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल इसकी यूनिट हुई, और नीचे है मास केजीज में। तो क्या होगा यूनिट? मोल्स पर केजी या मोल केजी इनवर्स। मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गए आपके मेन कंसंट्रेशन टर्म्स और उनके सारे फॉर्मूले। चलिए, अब देखो इनके अलावा 2 और टर्म्स रह गई हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या है वो, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। एक है नॉर्मेलिटी और एक है फॉर्मेलिटी। ये क्या चीज है? नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। सबसे पहले आता है नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन इसका सिंबल होता है, नॉर्मेलिटी। ये क्या होता है? नॉर्मेलिटी देखो थोड़ा थोड़ा मोलैरिटी की तरह है। किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम कैसे शो करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स से, है ना। एक तरीका और होता है,
जैसे मोल्स होता है वैसे ही एक और वैल्यू है, एक और यूनिट, एक और टर्म है जो हम अमाउंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सेम है बाकी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का। तो आप देख सकते हो सेम टू सेम फॉर्मूला है मोलारिटी की तरह, बस मोल्स की जगह एक नई चीज जो यहाँ पर आ गई है वो है ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स को आप जानते हो ना कैसे निकलता था? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। इसका भी सेम वैसे तरीका है, गिवन मास सॉल्यूट का, बस यहाँ मोलर मास की जगह एक और नई चीज आती है, इक्विवेलेंट मास। मोलर मास की जगह एक नई टर्म आती है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम उसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अब आप समझ रहे होंगे, एक के बाद एक फॉर्मूले आते जा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकले? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इस सवाल उठता है n फैक्टर क्या चीज है? व्हाट इज दिस n फैक्टर? अब ये कैसे निकलता है? तो n फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ज्यादातर नॉर्मेलिटी का यूज हम एसिड्स और बेसिस के लिए करते हैं, है ना। एसिड आप जानते हो क्या होती हैं, जो H+ आयन रिलीज करती है। बेसिस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो n फैक्टर इज बेसिकली व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ H+ आयंस या OH- आयंस, ठीक है, रिलीज्ड बाय एसिड और बेस। कोई एक एसिड या कोई बेस कितने H+ है OH- एक बार में रिलीज कर रही है, उसकी संख्या को हम बोलते हैं n फैक्टर। फॉर एग्जांपल के लिए HCl के लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? HCl कितने H+ निकालेगी? 1, है ना, 1 H+ निकलता है, तो HCl के लिए वैल्यू क्या हो गई? 1। जैसे H2SO4, इससे कितने H+ निकलेंगे? 2 H+ निकलेंगे, तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, जैसे H3PO4, इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 3 होती है ना। ऐसी बेसिस में NaOH कितने OH निकालेगा? 1, तो इसके लिए n फैक्टर 1 हो गया, है ना। जैसे CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए 2 हो जाएगी वैल्यू, है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है फॉर्मूला? AlOH होल ट्वाइस, इसमें 3 OH रिलीज होते हैं। तो ये आपकी n फैक्टर की वैल्यू। तो अभी क्वेश्चन करेंगे नॉर्मेलिटी पे, वहां आपको आइडिया इसका हो जाएगा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। एक टर्म और है, उसे भी देख लेते हैं। कौन सी बची आखिरी टर्म? फॉर्मेलिटी रह गई करने की, उसे भी देख लेते हैं, है ना, उसका भी आइडिया ले लेते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होगी नॉर्मेलिटी की? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट है अपने आप में, और नीचे में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये यूनिट हो गई नॉर्मेलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट्स लीटर इनवर्स। ठीक है, लास्ट जो एक आखिरी टर्म और है वो है फॉर्मेलिटी, F। देखो, फॉर्मेलिटी जो है ये एकदम सिमिलर है मोलैरिटी की तरह, एकदम सिमिलर है। निकालने का तरीका सब सेम है, बिल्कुल फर्क नहीं है। बस इसका जो यूज है, इस्तेमाल है, वो हम कब करते हैं? इट इज यूज्ड इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बोल लो या आयनिक सॉलिड्स के केस में हम फॉर्मेलिटी टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इसका? नंबर ऑफ फॉर्मूला मास
number of formula mass of solute upon volume of solution in liter. Number of formula mass of solute upon volume of solution in liter. अब आप बोलोगे ये फॉर्मूला मास कैसे निकलता है? नहीं, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकलता है? तो सेम फॉर्मूला है इसका, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकलता है वैसे ही, है ना? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास बोलना वैसे सही नहीं है, फॉर्मूला मास वर्ड यूज करते हैं। वो बात है कि आपने 9th में शायद ही पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालते थे ना हम, जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालते थे? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और कितने ऑक्सीजन? 2। कितना आएगा? 44, है ना? 44 ग्राम ये मोलर मास होता था, ऐसे जो निकालते थे। फॉर्मूला मास भी वैसे ही निकलता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आयनिक कंपाउंड्स के लिए निकलता है ज्यादातर। जैसे NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है, Na+Cl-। तो सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, है ना? तो ये आपका फॉर्मूला मास है। तो तरीका वही है, घुमा फिरा के, बस टर्म्स जो है वो अलग अलग हमने यहाँ पे यूज की हुई है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इतनी टर्म्स आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, इतने फॉर्मूले आप लोगों को एटलीस्ट याद होने चाहिए, है ना? इनके फॉर्मूले आप लोग याद कर लो अच्छे तरीके से। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, है ना, उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक एक करके न्यूमेरिकल्स हर एक टॉपिक पे हम कवर कर लेंगे। तो फिर इसके बाद हमको थोड़ा सा रफ आइडिया इनका और भी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलो तो इतना नोट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स चालू रखेंगे इन सबके। थोड़ा हो सकता है लंबा लेक्चर हो, क्योंकि एक साथ एक ही लेक्चर में सब तरीके के न्यूमेरिकल्स हम निपटा लेंगे। ठीक है, चलिए।